नमस्कार, आप देख रहे हैं फूड शो और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। हेल्दी प्लेट सीरीज में आज हम एक ऐसी थाली की बात करने जा रहे हैं जो अक्सर अधूरी रह जाती है। जी हाँ, घर की रसोई में सबसे पहले जो उठती है सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन जब खाने की बारी आती है तो वही महिला सबसे आखिर में बैठती है। क्या उसकी थाली में पर्याप्त आयरन है? क्या उसे मिल रहा है पर्याप्त कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन? आज का हमारा विषय है नरिश हर फर्स्ट, पहले पोषण फिर परिवार, क्योंकि जब महिला स्वस्थ होगी तभी परिवार सशक्त होगा। और आज हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए है बेहद खास मेहमान, दो विशिष्ट अतिथि, वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक, एम्स आयुर्वेदा के डीन प्रोफेसर महेश व्यास जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉक्टर बिंदिया। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बिंदिया। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की, जो कि बेहद खास है क्योंकि उसका न्यूट्रिशन सही होना बहुत ज़रूरी है, जो कि पूरे परिवार के न्यूट्रिशन का ख्याल रखती है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इसी बात से शुरुआत, आमूमन एक थाली में क्या होता है? दाल, रोटी, चावल, सब्ज़ी। क्या इतना महज पोषण उसके लिए काफ़ी है? क्योंकि मात्रा कई बार कम हो जाती है, कई बार आखिर में एक ही रोटी रह जाती है, तो महिलाएं दूसरों का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। क्या इतना पोषण काफ़ी है या कुछ और ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल। अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो जैसे कि आपने अभी कहा कि महिला जो है वो परिवार का आधार रहती है जी, और महिला स्वस्थ है तो समझ लीजिए पूरा परिवार स्वस्थ रह सकता है। तो जितना ध्यान वो परिवार के बाकी सदस्यों पे देती है उतना अपने स्वयं के ऊपर भी दे। प्रायः हमारे परिवार में देखा जाता है कि महिलाएं आखिरी में जो भी कुछ बचा बस वो खा लेती हैं। नहीं, उनके लिए भी पूरा प्लानिंग होना चाहिए और उनके शरीर का भी प्रॉपर पोषण होना चाहिए। और आयुर्वेद इन सब चीज़ों को कि बाल्यावस्था में महिलाओं के लिए क्या आहार होना चाहिए, युवावस्था में क्या होना चाहिए, वृद्धावस्था में क्या होना चाहिए, और एक कॉमन चीज़ बता रखी कि इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना। तो केवल दाल, रोटी, सब्जी नहीं, आयुर्वेद कहता है कि उसमें हमने विटामिन, जैसे कुछ फल होना चाहिए, जैसे आंवले की बात की हमने, अगर वो है तो उनको पर्याप्त मात्रा में विटामिन मिलता रहेगा। साथ में घृत, घी का हमने विधान बता रखा है, शहद बता रखा है, और प्रोटीन के रूप में मूंग की दाल को सामान्य आहार के रूप में बहुत अच्छा बता रखा है। तो उनका आयुर्वेद के मान से अगर कहा जाए तो षष्टिका शालिमुद्गाश्च सेंधव आमल के यवान अंतरिक्षम पय सर्पी जांगल्यम मधुचाभ्यसेत। तो एक स्वस्थ महिला अगर है तो उसके लिए प्लेट में ये सब चीज़ें होना चाहिए, और इनमें सभी चीज़ें आगे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन्स है। तो ये सभी चीज़ें होना चाहिए। ये तो एक सामान्य बात हुई, लेकिन उनकी आयु या अवस्था के अनुसार फिर जिन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होती वो उस प्लेट में होना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में अगर उनकी आयु 12 से 18 वर्ष की है, उस अवस्था में उनको रक्त की वृद्धि करने वाले द्रव्य आहार में होना चाहिए। तो उसमें हम फलों की बात कर लेते हैं, चाहे वो अंजीर हो, द्राक्ष, ग्रेप्स है, या जो सीजनल फ्रूट्स है। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रख करके हमारी डाइट को प्लान करें तो बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी बीमारी के हम घर की समस्त महिलाओं को स्वस्थ रख सकते हैं, और वो स्वस्थ हैं माने पूरा परिवार स्वस्थ है। क्या बात है, उनका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास आऊँगी मैम। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। अमूमन महिलाएं ये सोचती हैं कि ज़्यादा खाने से कहीं मोटापा ना आ जाए, और यही कारण होता है, चाहे वो घर संभालने वाली गृहिणी हो या फिर वो बाहर काम करने वाली कामकाजी महिला, वो बहुत सारी ऐसी पोषक चीज़ें छोड़ देती हैं खानी जो कि ज़रूरी है। तो अमूमन महिलाओं में पहले तो ये बताइए, पोषण तत्वों की कौन कौन सी कमी पाई जाती है? देखिए, महिलाओं में जो है वो पोषण जो है वो बहुत अधिक जो है वो मैटर करता है,
क्योंकि एक फीमेल जो होती है वो बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरती है। एक वो किशोर अवस्था से गुजरती है, टीन एज में जब उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। आफ्टर दैट वो एक फर्टिलिटी एज में होती है जब वो गर्भाधान करती है। उसके बाद प्रेगनेंसी की स्टेट में, उसके बाद जब उसका पीरियड बंद हो जाता है तब वो मीनोपॉज से गुजरती है। और इन सभी अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार के पोषण की आवश्यकता एक फीमेल को होती है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में जो होती है, जो टीन एज होती है कि 12 से 19 साल की जो एज है लगभग, उसमें जो है वो रक्त बढ़ाने वाले पोषण तत्वों की आवश्यकता जो है वो फीमेल को अधिक होती है। इसमें जैसे कि खजूर है, गुड़ है, इन सब चीज़ों का, पालक है, इन चीज़ों का प्रयोग जो है वो डाइट में ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद जो अब युवावस्था में एक महिला आती है तब उसको हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इस समय महिलाओं को अपने खाने में जो है एक संतुलित आहार का प्रयोग करना चाहिए और साथ में व्यायाम अवश्य करना चाहिए, जो बहुत आवश्यक है आहार के साथ साथ। और साथ में जो है शतावरी का प्रयोग, अश्वगंधा का प्रयोग, जीरा का प्रयोग, अजवाइन का प्रयोग और बहुत सारे सीड्स के, जैसे पम्पकिन सीड्स हैं, तरबूज के बीज हैं या चिया सीड्स हैं, इन सब का प्रयोग जो है अपनी डाइट में करना चाहिए जी। उसके बाद जब मीनोपॉज की अवस्था में आती है एक महिला, रजोनिवृत्ति की अवस्था में, तब उसके शरीर में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसके शरीर में बहुत थकान रहती है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। तब एक महिला को बहुत अधिक कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस समय उसको अपनी डाइट में जो है वो कैल्शियम के जो फूड्स हैं, मिल्क आदि का जो है वो प्रयोग करना चाहिए और सप्लीमेंट्स का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। तो अवस्था के अनुसार हर महिला को अपने पोषण का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, और डाइट ज़रूर लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए। और जो आपने कहा कि डाइट जो करती हैं, डाइट छोड़ देती हैं, वो सबसे हार्मफुल है। क्योंकि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको भोजन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको भोजन जो है वो चेंज करना चाहिए संतुलित आहार पे। आपको बस एक हेल्दी ऑप्शन चुनने की आवश्यकता है, आपको भोजन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ मात्रा, कि कौन से हर एक बैलेंस डाइट भी जो है वो आपको एक निश्चित मात्रा में लेनी चाहिए। किसी भी आहार की अधिक मात्रा जो है वो वेट आपका जो है इंक्रीज करेगी। तो आप हर एक समय पे भोजन ग्रहण करें, संतुलित आहार लें, व्यायाम का प्रयोग करें। आपको भोजन छोड़ने की, वेट लॉस के लिए बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। अमूमन तो डॉक्टर व्यास कहा जाता है कि ईश्वर की बनाई हुई सबसे खूबसूरत कृति जो है वो महिला है, और एक महिला ही खुद पर ये यकीन नहीं कर पाती कि वो जैसी भी बनाई गई है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है। हम चाहते हैं कि उसमें और बदलाव किया जाए, खुद को पतला किया जाए और स्लिम दिखा जाए। शायद स्लिम दिखने से हम बहुत बेहतर दिखेंगे, लेकिन अगर हमारी बनावट जैसी है, अगर हम उसी को ही मेंटेन करें, तो मुझे लगता है फिटनेस रखनी ही प्राथमिकता है, हेल्दी रहना ही प्राथमिकता है। खुद की बॉडी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर बिंदिया ने शतावरी की बात की। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो रासायनिक आहार हैं उनका क्या महत्व है जब हम विमेन डाइट की बात करते हैं, जब हम हर हेल्दी प्लेट की बात करते हैं? ये जो शतावरी है, गुड़ है, क्या ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? बिल्कुल। देखिए, एक तो ज़्यादा डाइटिंग करके शरीर का जो काम करने का आधार रहता बल रहता है, या जिसको अपन इम्यूनिटी भी कहते हैं, और इस टाइप का बहुत ज़्यादा डाइटिंग करके केवल वेट कम करने के लिए, तो उससे शरीर के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो उसको मेंटेन रखते हुए आयुर्वेद में पंचकर्म बता रखे हैं। अगर आपको वजन कम करने की आवश्यकता, चिकित्सक की सलाह लें, और चिकित्सक वमन विरेचन आदि जो हमारे पंचकर्म है उससे बड़े आसान तरीके से जितनी आवश्यकता उतना वेट को कम कर सकते हैं। साथ में उनको अपने शरीर को सही कहना चाहिए कि उसमें बल बराबर बना रहे, काम करने की क्षमता उनकी बनी रहे। उन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए आयुर्वेद ने 3 सिद्धांत बता रखे जी। पहला आहार का, जो भी हमने डॉक्टर बिंदिया जी ने और उन्होंने बताया। आहार के साथ में दूसरी बात आती निद्रा और व्यायाम। अगर इन दो को वो संतुलित रखें तो उनके शरीर बिल्कुल बैलेंस रहेगा। प्रायः क्या होता है, घर परिवार में कोई देर से आ रहा है तो घर की महिलाएं तब तक जग रही है, उनको भोजन कराती, उसके बाद सोती, माने सबसे लास्ट में सोना और सबसे पहले उठ जाना। तो पर्याप्त मात्रा में उनकी नींद नहीं हो पाती है, तो शरीर का सही पोषण नहीं होता है। और आयुर्वेद में तो कहा गया है निद्रा यत्तम सुखम दुखम, निद्रा ही सुख का, दुख का, बल का, सबका कारण है।
तो आपने कोरोना काल में भी देखा होगा, तो सबसे ज़्यादा सजेशन देते थे आप पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए, 6 से 7 घंटे 8 घंटे तक। और दूसरा एक और बात है व्यायाम। और प्रायः देखा जाता है कि पुरुष वर्ग तो प्रॉपर व्यायाम करता है, अगर उनसे कह दिया जाए तो मॉर्निंग वॉक भी करेंगे, कुछ एक्सरसाइज भी कर लेंगे, लेकिन महिलाएं ये घर की जिम्मेदारियां ज़्यादा होने के कारण वो चाहते हुए भी नहीं कर पाती है। तो अगर इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दें कि प्रतिदिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी थोड़ा सा समय निकालें, प्रतिदिन थोड़ा सा व्यायाम करें, अलग अलग ऋतु के मान से, भाई सर्दी का मौसम है तब थोड़ा सा व्यायाम की मात्रा ज़्यादा रहती है, ग्रीष्मकाल में थोड़ा सा ही मॉर्निंग वॉक किया तो भी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। तो व्यायाम के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रखें। तो केवल डाइट कम करके, खाना कम करके वेट कम नहीं करना है, हमको प्रॉपर डाइट लेना है, पूरे पोषण का ध्यान रखना है और ऋतु अनुसार फलों को हमेशा सेवन करना है। अगर वो करते रहे और निद्रा और व्यायाम बराबर रहा तो घर की सारी महिलाएं स्वस्थ रहेगी और परिवार पूरा स्वस्थ रहेगा। क्या बात है डॉक्टर बिंदिया, हम कहते हैं एक वर्किंग विमेन है, घर का पूरा ख्याल रखती है, अपने ऑफिस का एक काम की जिम्मेदारी भी बखूबी संभालती है, लेकिन क्या होता है जब खुद की बारी आती है तो कई बार हम मील स्किप कर जाते हैं। मील स्किप नहीं करनी, सर ने कहा कि हम मील प्रॉपर लें, डाइट प्रॉपर लें, नींद पूरी लें। चलिए नींद भी पूरी हो जाती है, व्यायाम भी हो पाता है, घर का ध्यान भी रख पाते हैं और बाहर भी जा पाते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू का हमारी पूरी बॉडी में ध्यान बना रहे तो उसके लिए कोई क्विक विकल्प जो हम लें और उससे हमारा न्यूट्रिशन बना रहे। देखिए, क्विक विकल्प जो है वर्किंग फीमेल्स के लिए यही हो सकता है कि वो इस तरीके का अपने आहार में द्रव्यों को शामिल करें जिनको कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, जैसे अंकुरित मूंग है, अंकुरित चने हैं, या फिर साधारण जो सीजनल वेजिटेबल हैं जिनमें कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, लौकी है, तुरई है, इस तरीके की सब्जियां जो हैं वो अपने लिए लें। और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनकी थाली में दोनों चीज़ें एक बैलेंस कंडीशन में होनी चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट, क्योंकि अगर ये बैलेंस कंडीशन में नहीं होंगे तो उनकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीमेल्स की बॉडी हर एज में चेंज होती है, तो वो जो है वो बैलेंस नहीं रहेगी और बहुत सारी प्रॉब्लम से उन्हें सफ़र करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें और हेल्दियर और ईजियर ऑप्शन जो है जो अपने लिए चुनें कि रात को एक मूंग दाल भिगो के रखने में या अंकुरित दाल खाने में कोई समय नहीं लगता है, बस ये है कि फैमिली को प्रायोरिटी पे लेने के लिए कि हाँ आप उनके लिए 4 डिशेज़ जो हैं वो कुक कर रहे हैं, अपने लिए समय नहीं है, ये आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी हेल्थ भी आपकी फैमिली के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी आपके बच्चों और अन्य लोगों की है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। सर, अगर कोई पावर प्लेट की बात की जाए, विमेन पावर प्लेट, तो उसमें क्या क्या शामिल होना बहुत ज़रूरी? देखिए, भारत में अगर देखा जाए तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा अगर रक्त की अल्पता रहती है और उससे संबंधित व्याधियां उनको होती रहती है, चाहे पांडु रोग, मतलब प्रायः अगर देखा जाए तो जो स्वस्थ व्यक्ति उनका भी अगर हम स्क्रीनिंग करें तो उसमें 50% से ज़्यादा जो है उनमें रक्त की अल्पता हो जाती है जी। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भोजन में या उनकी प्लेट में इस प्रकार से हो कि रक्त को वर्धन करने वाले फल हों, आहार हों, चाहे अगर सब्जी का प्रयोग कर रहे हैं अपन तो पालक का प्रयोग कर सकते हैं, घर में बिल्कुल इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो जिस सीजन में ग्रीन लिप्स के रूप में पालक आता है उसका प्रयोग करें, और गाजर, चुकंदर, ये ऐसे जो हैं कि हर घर में प्रायः होते हैं, तो इनका इस टाइप से प्लान किया जाए कि महिलाओं का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा बना रहे और उनको वय के अनुसार किसी प्रकार के विटामिन्स की, प्रोटीन की, मिनरल्स की इनकी कमी नहीं आए। क्योंकि एक और देखते हैं, सामान्यतः हम उपयोग करते हैं संक्रांति के समय पे गुड़ और तिल का, कितना अच्छा कैल्शियम का कॉम्बिनेशन है, वो शरीर में रक्त की भी वृद्धि करता है, कैल्शियम भी बढ़ाता है। महिलाओं में अधिक जॉइंट पेन या ये जो अस्थियों के दर्द वाली समस्या होती है, हम अगर समय समय पर इनका प्रयोग करते रहें। आप देखिए, हमारे यहाँ एक परंपरा थी अभ्यंग की, और अभ्यंग जो तिल के तेल का अभ्यंग करते थे, और तिल का तेल रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है, तो हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कैल्शियम की कमी महिलाओं में ही पाई जाती है। तो उनको अगर प्रायः मतलब सप्ताह में एक दिन, कम से कम रविवार के दिन अच्छे से अभ्यंग करके स्नान करें और सब फलों का जो कहना चाहिए कि उनकी प्लेट में समावेश हो, तो इस प्रकार से हम उनको स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर बिंदिया, किशोरावस्था जब होती है, ग्रोइंग एज, उस समय हमें बहुत अच्छी डाइट और बहुत अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ग्रो भी कर रहे हैं फिजिकली, मेंटली, हमें एक बहुत अच्छी डाइट की ज़रूरत है।
तो ऐसे में बच्चियों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, उनकी डाइट में क्या शुमार हो? ख़ास तौर पर अगर मैं प्रकृति के आधार पर पूछूं, अगर मैं वात पित्त और कफ के आधार पर हर एक अलग युवती के लिए, किशोरी के लिए आपसे डाइट जानना चाहूँ, तो क्या वो डाइट है जो प्रकृतिवार वो अपना सकती हैं? देखिए, जो किशोर अवस्था होती है उसमें कफ और पित्त दोनों का ही जो है समावेश होता है। तो इस समय जो भी डाइट लेनी चाहिए वो ऐसी लेनी चाहिए जो कफ और पित्त को बैलेंस करने वाली हो। और अकॉर्डिंग टू, अगर आप वात पित्त कफ की बात करते हैं, तो अगर वात प्रकृति है तो व्यक्ति को घृत या स्निग्ध डाइट लेनी चाहिए। बहुत अधिक रूक्ष आहार नहीं लेना चाहिए, बासी आहार नहीं खाना चाहिए, बहुत ठंडा आहार नहीं खाना चाहिए, इन सब को अवॉइड करना चाहिए। तो उष्ण आहार का प्रयोग करना चाहिए। डाइट में आप कुछ कुछ शामिल करते हुए बताएं कि क्या उनकी प्लेट में हो, क्या वो खाएं, ताकि एक आम भाषा में व्यक्ति समझ सके कि ये उसे खाना है। मुझे प्रकृति समझ आती है और मुझे मेरी डाइट समझ आती है। जी, देखिए, अगर हम बात करेंगे तो इन कंपैरिजन टू जो कच्चा आहार होता है उसकी जगह पका हुआ आहार जो होता है वो घृत या तेल के साथ पकाया हुआ जो स्निग्ध आहार होता है, कुक्ड फूड इज़ बेटर इन कंडीशन ऑफ वात। तो वात में जो है वो पका हुआ भोजन जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। यहीं अगर हम पित्त की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें जो शीतल आहार जो है, जैसे कि शीतल आहार जिनमें जैसे वाटर कंटेंट वाली सब्जियाँ होती हैं जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, लौकी है, तुरई है, या फिर तरबूज है, या फिर मट्ठा भी लिया जा सकता है इसमें। इस प्रकार के भोजन जो है वो लिए जा सकते हैं। और कफ की अगर हम बात करेंगे, कफ प्रकृति में जो है हम रूक्ष आहार का प्रयोग करेंगे। रूक्ष मतलब बहुत अधिक घृत का प्रयोग नहीं करेंगे, बहुत अधिक मीठे का प्रयोग नहीं करेंगे। तो नॉर्मली जो आप कफ में जैसे आप डाइट के लिए जानना चाहें तो रूक्ष आहार जैसे कि अभी रागी है, ज्वार है, जौ है, इन सब का प्रयोग जो है वो आप अपनी डाइट में कर सकते हैं। गेहूँ से बेहतर होगा कि आप जौ, ज्वार या रागी आदि का प्रयोग करें। बिल्कुल। सर, दुनिया में जो कहते हैं कि सबसे बड़ा आशीर्वाद है एक स्त्री का माँ बनना, गर्भावस्था के समय कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जिन्हें वो डील करती हैं। बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं जिन्हें वो शायद अपने जीवन में, जिनके रहते हुए, जिन तकलीफ़ों के रहते हुए वो अपने घर को संभालती हैं। ऐसे में गर्भावस्था की स्थिति में वो क्या अपनी डाइट में शुमार करें कि वो एनर्जेटिक भी रहें और उनका स्वास्थ्य भी बना रहे? जी, आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट बता रखा, उत्तम संतान। और उत्तम संतान के इस संदर्भ में पूरे 9 मंथ तक, मतलब एक तो बिफोर प्रेगनेंसी, जब कहना चाहिए शुक्र शोणित का संयोग होकर के गर्भाधान हुआ, तो उत्तम शुक्र उत्तम शोणित वो कैसे हो, तो उसके लिए घृत का, और कहना चाहिए कि हमारी जो आहार है उस आहार में दूध का समावेश, फलों का समावेश बताया। और उसके बाद में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 मंथ हर महीने के लिए अलग अलग डाइट बता रहे हैं। अच्छा। मतलब इतना वैज्ञानिक आहार का संकल्पना बता रखी कि अगर इन 9 महीने की पूरी उसको हम ध्यान में रखें तो बालक बिल्कुल स्वस्थ होगा, उसको किसी प्रकार की न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहेगी, और उसका मेधा, स्मृति, यानी कि बच्चा मेधावी होगा। तो ये डिपेंड करता है माता के ऊपर। तो माता को अगर ये समझा दिया जाए कि आपके स्वस्थ रहने से आने वाली संतति स्वस्थ रहेगी, और उनको उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घी का प्रयोग है, दुग्ध का प्रयोग है, फलों का प्रयोग है, और ताज़ा बना हुआ खाना। जैसे अपन घर पे प्रायः महिलाओं का रहता है कि आखिरी में भोजन कर रहे हैं तो जो भी है वो कर लिया, शाम को 8 बजे भोजन बनाया, रात को 11 बजे वो कर रहे हैं, या सुबह 12 बजे भोजन बनाया, बेटे का इंतज़ार कर रहे हो, शाम को 6 बजे आए तब जाके लंच किया। लेकिन गर्भावस्था में ताज़ा बना हुआ भोजन लें, और उसके साथ में एक नियम और बता रखा है कि अगर उनको उसमें स्वस्थ रहना, चिंता शोखा दिविर्दोषा, मैंने आपकी डाइट बिल्कुल अच्छी है लेकिन उसके साथ में आप कोई स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो घर परिवार के लोग उनसे बात करते रहें। तो भोजन करवाते समय घर के बड़ी महिलाएं उनके साथ बैठें, उनको बताएं कि ये आपको खाना चाहिए, तो उससे भी उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो वो स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और उनकी संतति भी स्वस्थ रहेगी। तो महिलाओं को ये समझाने की आवश्यकता है कि आपके स्वस्थ रहने पर परिवार स्वस्थ रहेगा, इसलिए आप अपना ध्यान दीजिए। अदरवाइज़ वो अपना ध्यान देती ही नहीं है, बोले ठीक है मैं तो कुछ भी खा लूँगी। तो इसलिए गर्भावस्था में आहार के सभी नियमों को, और यहाँ तक कि
जस्ट आफ्टर डिलीवरी, उसके बाद में आहार दूसरा बता रखा है। और उसके लिए कई चीज़ें हमारे जो ग्रामीण परंपरा में भी है कि कुछ चीज़ें उनको विशेष रूप से खिलाई जाती है, जैसे कि वात की वृद्धि होती है तो अजवाइन और गुड़ का प्रयोग घी के साथ में किया जाता है। कुछ गोंद के जो है उसमें मेथी और गोंद का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब उस समय जो दोषों में चेंजेस हुआ, शरीर में जो चेंजेस हुआ, उस बल को बढ़ाने के लिए है। तो भारतीय परंपरा में तो आहार को इतना महत्व दिया गया है कि आहारो महाभेषजम, माने वो केवल आहार नहीं है, आपको स्वस्थ रखने की बेस्ट मेडिसिन भी है। तो उसको मेडिसिन के रूप में अगर आहार का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम हर अवस्था में हमारी महिलाओं को स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर बिंदिया, मेनोपॉज के समय बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत पेन से एक महिला गुजरती है, आपने इससे पहले भी बताया, इसका जिक्र भी किया। ऐसे में प्रोटीन और कैल्शियम को बनाए रखना बॉडी में बहुत ज़रूरी है, वो बना रहे उसके लिए किस तरह की डाइट ली जाए? देखिए, मेनोपॉज के बाद एक फीमेल में बहुत ड्रास्टिकली हार्मोन्स का चेंज होता है, हार्मोन्स में बहुत अधिक बदलाव आता है, जिससे वो बहुत सारी दिक्कतों को झेलती है। जैसे उसको गर्माहट लगना, शरीर में बहुत अधिक ताप बढ़ जाना, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होना, और शरीर में अस्थियों में बहुत पेन होना, जॉइंट्स पेन होना, तो बहुत सारी दिक्कतें वो बियर करती है। तो इस समय जो है, जैसे हमने आयुर्वेद में कहा है कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो है वो मेनोपॉज के समय वात बढ़ता है। तो वात को हमें जो है वो कम करने के लिए जो हमें उसे डाइट देनी होती है कि हमें एक स्निग्ध आहार देना होता है, उष्ण, वह ताज़ा भोजन करे और घृत का प्रयोग कर सकती है। घृत के लिए अभी बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि नुकसान करता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक निश्चित मात्रा, एक उचित मात्रा में घृत बहुत ही लाभकारी है महिलाओं के लिए। गौ घृत का प्रयोग करें और इसके साथ साथ जो है कैल्शियम वाली चीज़ों का प्रयोग करें, जैसे दुग्ध का प्रयोग करें और हरी सब्जियों का प्रयोग करें, गाजर है, चुकंदर है, इन सब का प्रयोग करें, जिससे उसके हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे और उनको इस दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल। प्रोफेसर वैस, देखिए होता क्या है कि हम एडजस्ट करते करते कभी भी खा लेते हैं, अमूमन जैसा आपने भी कहा। और होता क्या है कि हमारा एक बॉडी का पैटर्न होता है, जब हम नाश्ता करते हैं हमारी जो शरीर की अग्नि है वो उस समय उसे डाइजेस्ट करती है, तो एक पैटर्न बन जाता है बॉडी का। लेकिन महिलाएं क्या है, उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर पाती। गलत समय पर खाने की वजह से जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं उस पर सीधा असर होता है। तो ऐसे में टाइम पर खाना कितना ज़रूरी है, कैसे समझाएंगे आप, और किस समय क्या ना खाएं और क्या खाएं, ये ज़रूर आप बताइए। जी, आज भी हमारे परिवारों में इस टाइप की परंपरा है कि जब तक पुरुष खाना नहीं खा लेते हैं तब तक महिलाएं भोजन नहीं करती हैं। और कुछ जगह अभी है कि चलो साथ में खाना खा लेते हैं। तो ये परिवर्तन जरूर आ रहा है, लेकिन मैं तो सभी को ये कहना चाहूँगा, आयुर्वेद में सिद्धांत बता रखा, न आहार वेला अतिक्रमणीय, माने भोजन का जो समय है वो कभी भी व्यतीत नहीं होना चाहिए। और वो ये है कि हर दिन एक समय रहना चाहिए। जैसे अगर रविवार का दिन है, घर पे सब परिवार में साथ में है, तो 2 बजे 3 बजे तक लंच कर रहे, ऐसा नहीं हो। और ऑफिस जाने का वो है तो सुबह 9-10 बजे तैयार होकर के अगर ऑफिस जाना तो 10 बजे लंच कर लिया। तो एक तो समय निर्धारित हो, क्योंकि हमारा जो बायोलॉजिकल हमारा शरीर का काम करने का वो है, जिसको सर्केडियन रिदम अपन बोलते हैं, वो एक फिक्स है। और उस समय अगर आपने भोजन किया तो उसका पाचन सही होगा, अन्यथा उसके द्वारा कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो मेरा सबसे कहना है, चाहे व्रत हो, चाहे छुट्टी हो, या कहीं भी बाहर गए हों, अगर भोजन का समय आपने निश्चित कर रखा है कि 1 बजे लंच करना है, तो आप, आयुर्वेद तो यहाँ तक कहता है शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके समय पर भोजन करिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो एक तो वो है। और दूसरा, प्रायः महिलाओं में जो रहता है कि उनमें सेडेंटरी लाइफ, माने उनका एक्टिविटी थोड़ी कम रहती है, या तो बैठ के काम हुआ, चाहे भोजन बनाना है, या घर के अंदर रहने का काम ज़्यादा रहता है। तो थोड़ा सा इस लाइफ स्टाइल को वो चेंज करें। तो इस लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए सुबह जल्दी उठे, समय पर रात को सोने का टाइम भी फिक्स करें।
यानी कि रात को भी देर रात तक आप जग रहे हैं, सुबह जल्दी उठ गए, तो आयुर्वेद ने दोनों सिद्धांत बताया, रात्रो जागरणम रुक्षम, रात को अगर ज़्यादा देर तक जगे वातिक विकार होंगे, जैसा अभी बिंदिया जी ने वात के बताए थे, और सुबह ज़्यादा देर तक आप सोते रहे तो आपको कफ के विकार होंगे। तो वात और कफ के विकारों से बचने के लिए समय पर सोना, घर परिवार वालों को बोलना कि जो ज़्यादा बाहर जाते हैं, बोले कुछ भी हो 10 बजे तक, 10:30 बजे तक आप आ जाइए, घर के सभी लोग 10:30 बजे तक सोएंगे। और हमारी भारतीय परंपरा में एक नियम था, दीप निर्वाप, मैंने दिया घर का बंद होगा, मैंने आश्रम में जहाँ भी रहते थे बोले 10:30 दिया बंद होगा, मतलब उससे पहले तक आपको सभी काम करके सो जाना है। तो हमारी महिलाएं इसका पालन करें, सुबह सूर्योदय से पहले उठना, ये 2 काम करना शुरू कर दिया तो महिला नहीं पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। और महिलाएं लीडिंग रोल में रह करके उन सबको अगर गाइड करेगी कि आपको भी ऐसा ही करना है, तो बिल्कुल उसका पालन सब करेंगे। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी महिलाओं ने ये कार्यक्रम आज देखा है वो इसे ज़रूर फॉलो करेंगी और अपना ख्याल पहले ज़रूर रखेंगी, क्योंकि खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप परिवार का ख्याल रख सकते हैं। बहुत कम शब्दों में आप दोनों से जानना चाहूँगी, एक आइडियल थाली हमें क्रिएट करनी है मॉर्निंग टू नाइट, आप लोगों की तरफ से 5-5 इंग्रेडिएंट्स जो उसमें शामिल होने चाहिए। डॉक्टर व्यास आपसे शुरू करूंगी। हमारे भोजन की थाली में घी रहना चाहिए, घी की मात्रा ऋतु अनुसार अलग अलग रहे, शुद्ध दूध का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद कहता है बिना गोरसम को रसम भोजनाना, मगर भोजन में दूध से या दूध से बनी हुई चीज नहीं है तो वो ठीक नहीं है, तो वो होना चाहिए। और उसके साथ में फलों का समावेश होना चाहिए। ये 3 चीजें तो खाने के संबंधी हो गई नाश्ते में, और नाश्ते के रूप में सुबह ऐसी चीजें ले जो आपको एनर्जी अच्छी देती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर हम स्प्राउट ले लें, अंकुरित धान्य, पर उनका एक नियम है कि वो थोड़ा सा पाचन में गुरु होते हैं, तो उनकी मात्रा थोड़ी कम रहे, या उनको थोड़ा सा कहना चाहिए कि घी छोक लगा करके थोड़ा सा उनको आधा पका लिया तो और थोड़ा इजी हो जाता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। और रात्रि को भोजन में लघु आहार का सेवन करना चाहिए। कई जगह शाम को खिचड़ी का प्रयोग करते हैं, या बिल्कुल सुपाच्य और कम मात्रा में, और खाना जरूर है, खाना जरूर है, स्किप नहीं करना है कि कई बार सुबह खाना ही नहीं खाया, बोले घर के वो आए ही नहीं थे बना के रखा, नहीं, सभी नाश्ता भी करना, लंच भी करना, डिनर भी करना, और इन नियमों का ध्यान रखना। क्या बात है। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर बिंदिया। नाश्ते में वो क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो होने ही चाहिए? देखिए, नाश्ते में या फिर लंच में हमेशा जो है वो एक पोर्शन जो है वो डिसाइडेड होता है, जो एक आइडियल हेल्थ थाली जो होती है या हेल्थ डाइट जो होती है, चाहे वो आपका ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो आपका लंच हो या डिनर हो, तो उसमें 50% जो है वो आपका मेजर पोर्शन जो है वो आपको ग्रीन वेजिटेबल होनी चाहिए, एंड 25% उसमें जो है वो ग्रेन्स होने चाहिए, जिसमें गेहूँ या फिर कोई भी और अन्न हो सकता है। 25% अगेन उसके बाद जो है प्रोटीन होना चाहिए, जिसमें दालें, सोयाबीन या पनीर हो सकता है। ये आपकी 100% थाली बनाती है। और इसके अलावा कुछ हेल्दी फैट्स के आपको प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है या फिर गोघृत है या फिर तिल तेल है, इनका आपको प्रयोग करना चाहिए। तो ये एक हेल्थ थाली बनाती है, चाहे वो आप ब्रेकफास्ट में लें, लंच में लें या फिर डिनर में लें, पर ये रेशियो जो है वो आपको हमेशा बना रहना चाहिए तीनों मील्स में। जी। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जानकारी हर महिला को प्राप्त हुई होगी, और मुझे लगता है कि अब बहुत शानदार होगी हर हेल्दी प्लेट, क्योंकि इन सभी रूल्स को फॉलो करके अगर हर महिला अपने पोषण पर ध्यान रखे तो वो अपना ध्यान रखकर परिवार का ध्यान रख पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और आज की चर्चा से एक बात तो स्पष्ट है कि महिला का पोषण कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं है, ये मूल आवश्यकता है। जब उसकी थाली में संतुलन होगा तभी घर में ऊर्जा, मुस्कान और सेहत बनी रहेगी। तो याद रखिए, पहले पोषण फिर परिवार। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाज़त। बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।